भाई पिछली जो हमारी क्लास रही थी उसके अंदर में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या हमारे पास में स्टेबिलिटी कब होती है, और अल्फा डीके के बारे में हमने वहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ली थी। देखिए अल्फा डीके से थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करता हूँ, और अल्फा डीके का आपने एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी समझा था कि जब भी कोई अल्फा डीके होता है उसको हमने थियोरेटिकली पढ़ने की कोशिश करी थी कि भाई कितना उसके अंदर में मास का लॉस होता है। और मास का लॉस जो हुआ था उसके अंदर में आपने एक फॉर्मूला भी लास्ट में ड्राइव किया था, और उसके बाद में मैंने कहा था कि क्या हम उसके ऊपर में मोमेंटम के ऊपर में काम करेंगे। तो अल्फा डीके की एक सिंपल सी इक्वेशन मैं आप लोग के बना के दिखा देता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में एक एक्स है जिसके अंदर में जो एक एटॉमिक कोई भी केमिकल रहा होगा, कोई भी एलिमेंट रहा होगा जिसका एटॉमिक नंबर मेरे पास में जेड रहा होगा और उसका एटॉमिक मास नंबर ए रहा होगा। क्योंकि अल्फा डीके होना है इसके अंदर में, तो अल्फा से मतलब हमारे पास में क्या होता है कि हीलियम निकल जाएगा, हीलियम एटम निकल जाएगा, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास नंबर हमारे पास में 4 होता है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर में बनेगा ये तो हमारी अल्फा हो गई है, इसके साथ साथ में एक जो प्रोडक्ट बन रहा था इसको आपने वाई से रिप्रेजेंट किया था। अब वाई में क्या रहा होगा भाई, जो टोटल इसका जेड रहा होगा उसमें से 2 माइनस कर दो, यानी कि जेड -2 हमारे पास में आ गया, और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना कम हो गया होगा, ये मेरे पास में A-4। यहां तक हमारी कहानी पिछली क्लास के अंदर में हो गई थी, और मैंने आप लोग के लिए एक मास का जो इसके अंदर में मास डिफेक्ट होता है उसका फॉर्मूला आप लोग के लिए निकाल के दिखाया था, डेल एम दैट विल बी द मास ऑफ दिस वन। जो मेरे पास में एटम आप लोगों को गिवन होगा किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में आप लोगों के पास में गिवन होगा mx इस वाले एटम का मास, माइनस my जो मेरे पास में ये प्रोडक्ट बना है इसके एटम का मास, प्लस में जो मेरे पास में मास ऑफ हीलियम बोल लो या फिर अल्फा पार्टिकल बोल लो इसका मास, ये आप लोग के पास में क्या आ जाता है, मास डिफेक्ट आ जाता है। और जब आप इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, डेल मास था मेरे पास में, और इसको आपने सी स्क्वायर यानी कि जब पूरी वैल्यू आप लोग के पास में आएगी तो ये मेरे पास में ई निकल के आ जाएगी। टोटल एनर्जी मेरे पास में कितनी आने वाली है, ये एनर्जी वहां से रिलीज होगी, और ये एनर्जी जो होगी वो रेस्पॉन्सिबल होगी आगे इनकी काइनेटिक एनर्जी, जो इसके अंदर में पार्टिकल्स डिवाइड होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी में जाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगी। अब बात करेंगे कि भाई हमारे पास में जो वाई कंपोनेंट आया है और हीलियम का जो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल निकल के आया है, इनकी कितनी हमारे पास में वेलोसिटीज रही होंगी और कैसे हम इनको एक्सप्रेस करके देखेंगे। तो अगर हम मैं ये मान लो कि मेरे पास में ये पूरा एक न्यूक्लियस रहा होगा, जब हमने इसको रेस्ट पे बात करी तो इसके अंदर में क्या रहे होंगे, प्रोटॉन रहे होंगे, और इसके अंदर में जो न्यूट्रॉन रहे होंगे एक स्टेबल पोजिशन पर रहे होंगे। जब इसको हमने हिट किया या कोई भी इसका ब्रेकडाउन हुआ इसके अंदर में, तो यहां से इसके 2 पार्टिकल निकल के आगे, एक मान लो मेरे पास में ये हो गया और दूसरा पार्टिकल मेरे पास में ये हो गया, जिसको हमने अल्फा पार्टिकल के नाम से यहां पर डिफाइन किया है। तो आप ये मान के चलो कि अगर ये मोमेंटम, ये मैं x मान लेता हूं, ये मेरे पास में x है, ये मेरे पास में y है, और ये मेरे पास में अल्फा पार्टिकल यहां पर इसके अंदर में डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल इसका जो मोमेंटम रहा होगा वो ये रहा था 0 इसके अंदर में, और जब यहां पर हम बात करेंगे तो ये मान लो कि पी वाई और इसका मान लेते हैं पी अल्फा, इसका मोमेंटम मेरे पास में पी वाई है और इसका मोमेंटम पी अल्फा हो गया। क्योंकि यहां पर कुछ एनर्जी का इसके अंदर में डिसइंटीग्रेशन हुआ है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनके मोमेंटम के अंदर में यूजफुल होने वाली है। तो आप इनिशियल कंडीशन के अंदर में ये कह सकते हैं कि इनिशियली मेरे पास में मोमेंटम 0 था, जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसका जो मोमेंटम था यानी कि पी वाई प्लस में पी अल्फा हो गया। भाई ये मेरे पास में पी अल्फा हो गया, जो मेरे पास में अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम जो था उसके मोमेंटम को मैं यहां पर पी अल्फा के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर आती है कि जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, जब इसका जो मेरे पास में इसका मोमेंटम रहा होगा और इसका जो मोमेंटम रहा होगा, पहली चीज तो ये बात करें कि मोमेंटम होता क्या है। देखिए मोमेंटम का एक छोटा सा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या है कि किसके पास में कितना हर्ट करने की कैपेबिलिटी है। जिसके पास में ज्यादा हर्ट करने की कैपेबिलिटी होगी हम कहेंगे कि वो उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। मान लो मेरे पास में एक ये मान लो एक मेरे पास में ट्रक है और मेरे पास में एक साइकिल है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों यहां से चल रहे हैं और एक पर्सन है यहां पर खड़ा हुआ है। ये ट्रक जो है ये मेरे पास में इसका मास है 1000 kg लेट अस सपोज, और यहां पर मेरे पास में साइकिल है इसका मास है 1 kg। अब मैंने कहा कि मेरे पास में जो ट्रक है ये 0.1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी है, और ये जो साइकिल है लेट अस सपोज ये मेरे पास में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है ये, या मैं बोल दूं 110 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। तो मेरे को ये बताओ कि इसको कौन ज्यादा हिट करेगा। भाई हम डायरेक्टली उसके मास से, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटीज नहीं दे रहा होता तो आप लोग क्या कहते हैं, भाई ये ट्रक जो है ये जाएगा और इसको ज्यादा हिट करेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है।
ज़्यादा उसको चोट लगेगी। लेकिन मैंने तुरंत उसी टाइम पे आपसे कह दिया कि भाई चलो इसको 0.01 मीटर पर सेकंड से बोल देता हूँ, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना आने वाला है, ये मेरे पास में आएगा, इसका मोमेंटम 10 आ जाएगा अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ खाली। और जब इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में इसको कितनी तेजी से, यानी कि कितने उसके पास में कैपेबिलिटी होगी इसको हट करने की, 110। तो कौन से की ज्यादा कैपेबिलिटी है, मेरे पास में जो साइकिल है उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो ठीक उसी तरह से हमारे पास में मोमेंटम होता है कि उसके पास में कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज को हट करने की। तो यहां पर हमने कहा कि उसके पास में, और इस हट करने की कैपेबिलिटी को हम मेजर करते हैं उसके मोमेंटम से, क्योंकि मेरे पास में 0 है और हमें मोमेंटम केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो मैग्नीट्यूड आप कह सकते हैं कि पी वाई इजकल टू पी अल्फा, यानी कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जितना मोमेंटम इसका रहा होगा उतना ही मोमेंटम इसका यहां पर रहने वाला है, क्योंकि इनिशियली उसका मोमेंटम और फाइनल उसका जो मोमेंटम वो दोनों क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। ये हमने कंडीशन वहां पर डिफाइन कर दी। मैग्नीट्यूड का मतलब था तो केवल हमने यहाँ पर प्लस के नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। चलो भाई, अब एक छोटी सी ना काइनेमेटिक्स के अंदर में हम पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को इसका पूरा डेरिवेशन याद नहीं रखना है। हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि अगर इसका मास मेरे पास में my है और इसका मास मेरे पास में m अल्फा है, जो मेरे पास यहाँ अल्फा पार्टिकल के अंदर में टूट के आ गया है उसका मास मैंने m अल्फा यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो डायरेक्टली आप इसके मोमेंटम को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि my यानी कि मास y प्रोडक्ट जो यहाँ पर टूट गया है, और ये मास किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी मेरे पास में उसका एटम का मास रहेगा, लेकिन किसके अंदर में, एटॉमिक मास यूनिट AMU के अंदर में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। my आ गया। अब ये जो पार्टिकल है किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होगा। हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी है vy और इसकी वेलोसिटी है v अल्फा, तो मास भी है और इसके पास में वेलोसिटी भी है। तो इसकी वेलोसिटी को और इसके मास को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक हमारे पास में एनर्जी का टर्म यहां पर लेके आ जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहां पर मैं इसके सबस्क्रिप्ट में इसके y यूज कर रहा हूं, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर अल्फा के नीचे यहां पर यूज कर दिया तो इसके जो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। यहां पर मैंने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेरे पास में अल्फा आने वाली है। यहां पर हम इसको एक इक्वेशन यहां पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात, यहां पर आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब देखो my की बात कर लेते हैं। तो my जो इसका मास रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा जो कि आके एग्जाम के लिए डायरेक्ट जो यूज कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वो फॉर्मूला जो अप्रोच करना होगा, क्योंकि आपको अगर दूसरा भी कोई प्रोडक्ट दे देता है तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि कैसे आपको अप्रोच करना होगा। तो जल्दी से मेरे को मास बताओ इसका। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि a-4 जो मेरे पास में इसका मास रहने वाला है, a-4 रहने वाला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, ठीक है। और m अल्फा का मास मेरे पास में कितना रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। यहां पर कहा मेरे पास में 4, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 4 है, और जो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी मैंने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये इसका सबस्क्रिप्ट में मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा यहां पर लिख दिया भाई। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब ये जो मेरे पास में एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने इक्वेट कर दिए। तो यहां इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी जो आप लोगों से पूछा जाएगा इसके अंदर में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं a-4 डिवाइडेड बाई 4, यहां पर a-4 डिवाइडेड बाई 4, और ये जो यहां पर इसके साथ में एक टर्म निकल के आएगी जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हमारे पास में q आ जाता है। जो हमने q यहां पर पढ़ा था ना, जो एनर्जी बोलते हैं या फिर q बोलते हैं, इसी काइनेटिक एनर्जी को हम कंप्यूट करते हुए आते हैं। यहाँ के बीच के कुछ स्टेप्स थे जो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए स्किप कर दिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को तरीका ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से मेरे पास में मास आएगा और कौन सी एनर्जी को मैं यहाँ पर कंपेयर करके लिख सकता हूँ। एक तो फॉर्मूला आप लोगों के लिए हो गया। अगर डायरेक्टली आप लोग को ये पूछ लिया जाए, ए यानी कि एटॉमिक मास नंबर की टर्म में पूछ लिया जाए, तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का। किसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी ये मेरे पास में, जो अल्फा पार्टिकल, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होकर जा रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेगा। तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास में ये बनने वाला भाई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। अब मान लो आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई नहीं, मेरे को काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई बताओ, क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये टूट के आया है इसका काइनेटिक एनर्जी बताओ। बिल्कुल हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा वो क्या रहेगी मेरे पास में, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जो a-4 डिवाइडेड बाई 4 था वो मेरा यहाँ पर बन जाएगा 4/a, और क्योंकि यहां पर मेरे पास में q इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो q की जो टर्म हमें पता है, बिल्कुल जानकारी है उसके बारे में, उस q को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mx माइनस my प्लस में
MHE इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्यू क्या बनने वाला है मेरे पास में, इसको क्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं mx माइनस में my प्लस में MHE, यानी कि जो मेरे पास में अल्फा पार्टिकल है उनके मास, और इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें 931.5 से। तो ये मेरे पास में क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल। तो यहीं से आप लोग के 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में कि मेरे को ये बताओ कि आप लोगों के पास में ये इक्वेशन दे देगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल दे देगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे देगा, तो आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई मेरे को ए के बारे में बात करो। तो ए यानी कि एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर, जो हमारे पास में ओरिजिनल कंपाउंड रहा था, जो ओरिजिनल सब्सटेंस रहा था, जो कि हमारे पास में क्या हो गया, जो रेडियो एक्टिव हो गया, या फिर बोले कि हमारे पास में अल्फा डीके उसने करवा दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहले टाइप में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई मुझे इस काइनेटिक जो एनर्जी आई थी इसके अंदर में, जो एनर्जी का कुछ चेंज आया था, जो यहाँ पर एनर्जी हम कहें कि डिसइंटीग्रेट होते टाइम पे यूज हो रही थी, या फिर अलग से हमारे पास में बनी हुई थी, तो उसका जो एनर्जी रहा होगा वो कहीं ना कहीं इनकी काइनेटिक एनर्जीज में रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी में कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ के थ्रू फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर उसकी फाइंड करी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं एटॉमिक नंबर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाए, तो ए हो गया मेरे पास में एटॉमिक नंबर -4। ये -4 आप लोग को ध्यान रखना है, ये -4 कहाँ से आया, जो मेरे पास में अल्फा डीके हुआ था, तो अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास नंबर है वो मेरे पास में आ गया 4, सेम वही रहेगा। और क्यू क्या था, क्यू हम बोल रहे थे कि जो हमारे पास में मास का, हमने कहा ना मास से हम एनर्जी में कन्वर्जन जा सकते हैं और एनर्जी से हम मास के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मास जो था यहाँ पर, जो इसके मासेस के अंदर में चेंज आया था, तो वो मास रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास में एनर्जी के लिए। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितना मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट ये होता है मेरे पास में, और जब हम इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम कहें कि ये हमारी हीट एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट एनर्जी को सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और ये जो इसके अंदर में रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में, या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में जो हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन था उसमें करेंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी भाई। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर में, जो इसके एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो क्या रहा होगा इसके अंदर में। चलो भाई इसको यहां से रब कर देते हैं। देखो, जब ये तो थी कहानी कि भाई हमने ये भी देख लिया कि कुछ एनर्जी उसके अंदर में रिलीज हो गई। अब ये एनर्जी सारी तो क्या होगी इसके अंदर में, इसके जो अल्फा पार्टिकल और इनके अंदर में तो जाएगी नहीं, कुछ भी उसके अंदर में एक्सपेरिमेंटली चीजें देखी गई। तो ये पाया गया कि अगर मान लो ये मेरे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में बना हुआ है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब यहां से हमारे पास में कौन सा अल्फा पार्टिकल इसके अंदर में डिके करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये कुछ अल्फा पार्टिकल यहां जाएंगे और ये इसके अंदर में कुछ इस तरह का एक सर्किल बना देंगे। यहां पर हम बात करें तो कुछ इस तरह का पाथ ये कन्वर्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जब इलेक्ट्रोस्टैट आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई एक चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी मैंने। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब हमने बात करी थी तो वहां पर बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जाता है तो वो एक सर्कुलर पाथ वहां पर डिजाइन कर लेता है, और उस सर्कुलर पाथ का जो हमारे पास में रेडियस रहेगा, यानी कि ये मेरे पास में कैलकुलेटेड रेडियस बोलते हैं RC, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला यहां से आप लोग RC रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय Q इंटू में B। अब ये ध्यान रखना कि M क्या होता है, V क्या होता है, Q क्या होता है और B क्या होता है। तो देखो M जो मेरे पास में वो मास होता है, V मेरे पास में किस वेलोसिटी से हमने इसके अंदर में एंटर करवाया, Q उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर में कितना हमारे पास में वैल्यू रही होगी उस चार्ज की। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो 1e हो गया, या फिर हम बात करें कि जो प्रोटॉन है उसके अंदर में जो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल होंगे तो वो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना उसके ऊपर में चार्ज होता है उसका ट्वाइस होता है। और बी मेरे पास में होता है कि हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर इंड्यूस किया हुआ है या वहां पर लगाया हुआ है। चलो भाई बहुत अच्छी बात। जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये पाया गया कि यार कुछ तो रेडिएशंस थी वो ऐसे इस रेडियस के थ्रू यहां पर पहुंच पा रही थी। अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो एक छोटा सा फॉर्मूला और आप याद रख सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप लोगों से क्वेश्चन में दे दिया जाता है तो उसको डायरेक्टली आप याद रख लो। ये मेरे पास में होता है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर में बात कर रहे हैं तो मास ऑफ अल्फा आएगा मेरे पास में, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी जो A-4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में Q फॉर्मूला से करी थी हमने, तो वो आएगी डिवाइडेड बाई ये मेरे पास में अल्फा पार्टिकल के हैं तो Q मेरे पास में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ही हो जाएगा, और B मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो आप दूसरा फॉर्मूला इसका अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई अगर हमने इसके अंदर में
इसको डाल दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो उसका रेडियस क्या रहा होगा? तो यहां पर उसका रेडियस हम बता सकते हैं, या तो अगर ये वेलोसिटी, मास, क्यू और बी ये सारे हमारे पास में गिवन हो तो हम इसके थ्रू यूज करेंगे, या फिर हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो हम इसका यूज करते हुए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां पर इसके आर कैलकुलेटेड यहां से निकाल देंगे। चलो ये बहुत अच्छी बात यहां तक। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में देखा तो हमने डाली थी यहां पर मान लो 100, 100 यहां पर हमने इसके अंदर में इंसर्ट करवाई थी, लेकिन देखा गया कि कुछ रेडिएशंस थी, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, वो तो यहां पर पहुंच गए, मतलब 40 पार्टिकल्स तो यहां पर पहुंच गए, तो हमने इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया भाई, ये तो ये हो गया। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ में ये भी देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से और यहां पर आ गए इस पोजीशन पर, यानी कि इनका रेडियस छोटा हो गया। तो यहां से जब ये बाहर निकल रहे थे तो इन्होंने अपने साथ में लाइट एमिट करवानी शुरू कर दी भाई। फिर से समझो कि ये कुछ पार्टिकल आए, 40 यहां पर पहुंच गए और 60 पार्टिकल थे वो यहां पर आ गए। तो 60 पार्टिकल थे वो यहां से निकल के बाहर की साइड में जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, लाइट यहां पर एमिट करवा देंगे। तो यहां पर एक कंफर्म चीज कही गई कि भाई यहां पर खाली अल्फा पार्टिकल तो नहीं हो सकते, अल्फा पार्टिकल तो यहां पर पहुंच गए जिनकी संख्या थी हमारे पास में 40, वो 40 नंबर्स में पहुंच गए, लेकिन हमारे पास में तो 60 टोटल, हमारे पास में 100 पार्टिकल डाले, 40 यहां रिसीव हो गए। तो ये कौन थे भाई जो लाइट यहां पर एमिट कर रहे हैं? तो यहां पर प्रैक्टिकली इसका कंक्लूजन निकाला गया भाई ये कुछ नहीं, ये हमारा एक नई तरह का डिके था जिसको हमने जान दिया कि ये मेरे पास में क्या कहलाएगा, आगे से ये गामा पार्टिकल्स कहलाएंगे। क्या होगा ये गामा कहलाएंगे, और हमने यहां पर इसके साथ में जोड़ दिया गामा। और ये किस फॉर्म में रहेंगे मेरे पास में? ये मेरे पास में फोटोन की फॉर्म में रहते हैं, जो गामा पार्टिकल्स होते हैं या गामा डीके बोल लो आप, तो ये मेरे पास में फोटोन के अंदर में, फोटोन की फॉर्म के अंदर में हमारे पास में अवेलेबल होता है। तो ये पूरी कहानी थी इसकी कि अल्फा पार्टिकल कहां से होते हैं। और जब हमने एक्सपेरिमेंटल देखा तो हमारे पास में समझ में आ गया कि भाई अल्फा पार्टिकल जब भी डीके होगा या फिर अल्फा का जब भी डीके होगा तो वहां पर कंफर्म है कि कोई ना कोई गामा पार्टिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा, जरूरी भी नहीं है कि हमारे पास में हमेशा सारे पार्टिकल यहां पर आए। लेकिन जब इसके बार बार प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया गया तो पाया गया कि यहां पर कुछ पार्टिकल हमारे पास में आ रहे हैं, और उसी को हमने गामा पार्टिकल यहां पर नाम दे दिया। और गामा पार्टिकल के अगर वेवलेंथ आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग इसका डायरेक्टली निकाल के मेरे को बता सकते हैं। गामा पार्टिकल की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, उसका निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए तो डायरेक्ट आप लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या भाई आप लोगों को जानकारी होगी 1.24 डिवाइडेड बाई कितना, उसका एनर्जी जो गैप होता है यानी कि एनर्जी का जो ट्रांजिशन होता है वो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका अल्फा डीके के अंदर में जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के करवा दिए हैं। 3 फॉर्मूला जो थे वो मैंने पिछले जो इससे पहले जो था उसके अंदर में करवाए हैं, और ये 2 फॉर्मूला जो आप लोगों के रेडियस, कैलकुलेटेड रेडियस यानी कि अल्फा पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो किस तरह से उसका पाथ रहेगा, तो वो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर इसके साथ में समझ ली होगी। चलो भाई अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ में लेकर चलना चाहूँगा बीटा डीके को लेकर यहाँ पर मैं डिफाइन करना चाहूँगा। यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से ना। चलो देखो भाई बीटा डीके जो है वो इसी का, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गई इन चीजें तो आगे का कहानी जो रहेगा मेरे साथ में बिल्कुल इसी का हूबहू चलता चलेगा, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे सारी चीजों को एक साथ लेकर। चलो भाई देख लेते हैं जल्दी से बीटा डीके। तो बीटा डीके का समझ में आप लोग को यह आना चाहिए कि भाई एक प्रोटॉन है मेरे पास में, एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के ऊपर में हमारे पास में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है। और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है उसके पास में, जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज होता है यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब उसके पास में चार्ज रहता है। तो यहां पर भी कहानी वही रहेगी कि जब भी हमारे पास में बीटा डीके होगा, ये 2 तरह के रहने वाले मेरे पास में, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी इसकी। एक तो बीटा प्लस मेरे पास में डीके रहेगा, और दूसरा मेरे पास में यहां पर जो रहने वाला है वो मेरे पास में बीटा माइनस डीके रहेगा। अब देखता हूं मैं सबसे पहले बीटा जो प्लस डीके है उसको यहां पर मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। तो बीटा डीके का मतलब ये होता है, अगर मैं बीटा प्लस की बात करूं तो मान लो मेरे पास में एक प्रोटॉन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैंने प्लस लगाया, तो जो मेरे पास में प्रोटॉन है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये प्रोटॉन जो है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज है इसका पॉजिटिव चार्ज है, उसको लूज कर देगा। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेंगी चीजें। जब मैं इसको बीटा नेगेटिव पर जाऊंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आप यहां पर समझो कि मेरे पास में पॉजिटिव था, और पॉजिटिव जो होता है उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये डिके होता है तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज यहां से रिलीज कर देता है। इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज था क्यों, पहली बात तो ये बताओ, क्योंकि इसके पास में क्या था, हमारे पास में जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे।
तो ये अपने चार्ज को यहां पर क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद में इसके पास में क्या होगा, ये पॉजिटिव यहां से रिमूव हो जाएगा और ये जो बनेगा ये अपने आप में एक न्यूट्रॉन बन जाएगा। क्योंकि हमें जानकारी है कि एक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रल हमारे पास में क्या होते हैं, न्यूट्रल रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन गोले से, जो मेरे पास में सर्किल मैंने बनाए ये न्यूट्रल हो गए। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, अपना चार्ज जो है वो रिमूव कर देगा और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, अपने आप को एक होल के अंदर में, या फिर बोले न्यूट्रल अपने आप में बन जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन बन जाएगा। जब ये न्यूट्रॉन बनेगा तो इसका जो चार्ज रहा होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर एक डेवलप हो गया होगा, अपने आप में एक चार्ज बनकर रह गया होगा। तो ये जो चार्ज कहलाता है इसको हम एक नया नाम देंगे जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या नाम रहेगा भाई मेरे पास में, इसको मैं पॉजिट्रॉन के नाम से बोलूंगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी मेरे पास में बीटा प्लस का डीके होने वाला है, तो बीटा प्लस का मतलब है, जैसे मैंने अल्फा के बारे में बात करी तो अल्फा में मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड में क्या लिखा था, बिल्कुल हीलियम वहां पर लिख दिया था और उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर मैंने वहां पर दोनों के साथ में रिप्रेजेंट कर दिया था। जब मैं बीटा प्लस डीके की बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरे को समझ में आया कि भाई मेरे पास में प्रोटॉन रहेगा और प्रोटॉन के अंदर से प्लस का डीके करवाना है, तो सबसे पहले तो उसके चार्ज को वहां से रिमूव कर दो। ये चार्ज आप लोगों ने रिमूव कर दिया, अब क्या बचेगा, यहां पर तो खाली न्यूट्रॉन बच गया, जो था वो अपने आप में एक न्यूट्रॉन बन गया यहां पर। तो ये जो नया चार्ज इसने अपना रिलीज किया है, इसको एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम जानते हैं पॉजिट्रॉन के नाम से। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, पॉजिट्रॉन बन गया भाई। यही कहानी हमारे पास में अब आगे दोबारा से हम शुरू करेंगे। वही हमारा एटम रहेगा, एक्स एटम रहेगा और उसके ऊपर में सारी कहानी देखते हैं। देखो भाई हमारे पास में एक्स एटम रहा, ये मैंने एक्स यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, जिसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है मेरे पास में जेड और उसका मास नंबर है मेरे पास में ए, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले इसका डीके क्या होना है, बिल्कुल यहां पर इसका डीके होना है ई पॉजिटिव, यानी कि उसने अपना एक चार्ज छोड़ दिया होगा। और ये चार्ज जब उसने छोड़ा है तो जानकारी हमें ये भी होनी चाहिए कि अगर चार्ज छोड़ दिया तो उसका क्या कम होने वाला है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे। तो यहां पर मेरे पास में जो वाई बनने वाला है उसमें बताओ मेरे को, एटॉमिक मास नंबर उसका कम होगा या उसका एटॉमिक नंबर कम होने वाला है, बिल्कुल सही, वहां से उसने अपन चार्ज छोड़ा है तो आप कह सकते हैं कि उसका एक एटॉमिक नंबर कम हो गया भाई, यानी कि उसका एक प्रोटॉन कम हो गया उसके अंदर से। जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर मान लो मेरे पास में 3 ये थे और 3 मेरे पास में, अगर मैं इनको न्यूट्रॉन के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो मैंने होल बनाए हैं, तो ये अपना चार्ज छोड़ेगा, एक कम हो गया और यहां पर एक प्रोटॉन इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो यहां पर इसके प्रोटॉन लेकिन टोटल नंबर हमारे पास में क्या रहे हैं, पहले भी हमारे पास में 6 थे, अब भी मेरे पास में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है जो हमारे पास पार्टिकल है पॉजिटिव, जो हमारे पास में न्यूट्रॉन है, दोनों 6 रहे। पहले भी जब उसने अपना प्रोटॉन छोड़ा, अपना चार्ज छोड़ा प्रोटॉन ने, तब भी उसके पास में 6 बने, यानी कि उसके एटॉमिक मास नंबर पर कोई भी डिफरेंस नहीं बन रहा। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास नंबर तो अभी भी कितना रहने वाला है मेरे पास में, ए रहने वाला है, जो पहले के बराबर में था। चलो भाई यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर में। अब यहां आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो यहां पर मास था, जब हमने इसका मास कैलकुलेट किया और जब इन सब का मास कैलकुलेट किया तो वहां पर एक डिफरेंस आ गया। जो हमने अल्फा पार्टिकल के अंदर में पढ़ा था वही डिके हुआ, और डिके होने के बाद में हमने इसका कैलकुलेट किया और इसका कैलकुलेट किया और दोनों के अंदर में एक डिफरेंस आ गया। अब जो डिफरेंस आया वो जाएगा कहां भाई, अगर मान लो यहां पर मेरे पास में 100 एनर्जी थी इसकी, जो इसका 100 kg मास था, और यहां पर जब हमने कैलकुलेट किया तो लेट अस सपोज 99 kg मेरे पास में बना। तो 99 kg मिलने का मतलब है कि मेरे पास में 1 kg का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये 1 kg गया कहां पर, हालांकि यहां पर हम एएमयू में यूज करेंगे, लेकिन जनरल लैंग्वेज में जो लेमन भाषा में मैं समझाना चाहूं तो ये मैं केजी के हिसाब से यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो 1 kg गया ये कहां पर गया, यानी कि इसके मास का डिफेक्ट आ गया। अगर ये मास का डिफेक्ट आ गया मेरे पास में तो कंफर्म है कि वो कहीं ना कहीं मेरे को एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा। समझ में आ रही ना चीज कि भाई वो मेरे पास में एनर्जी बनाने में काम करेगा। क्यों, आइंस्टीन इक्वेशन ये तो कहती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो हमारे पास में E = mc² की इक्वेशन दे रखी है। चलो भाई अब ये 1 kg जो है इसका खेल देखते हैं कि हमारे पास में आखिर ये मास डिफेक्ट बना कितना है। तो आप लोग को यहां पर देखने से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर में हमारे पास जो मास का डिफेक्ट बनने वाला है वो मेरे पास में बनेगा कि टोटल मास मेरे पास में इसका माइनस टोटल मास ऑफ दिस माइनस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, जो मेरे पास में पॉजिट्रॉन बन के आया। ये लास्ट में जो मैंने लिखा है इसको हम किस नाम से जानेंगे भाई, ये मेरे पास में होता है पॉजिट्रॉन के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिट्रॉन हो गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब देखो इसके मासेस के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो मास जो इसके अंदर में निकल के आना है, यानी कि इसका मास डिफेक्ट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट एक्स, ये एटम एक्स हो गया, माइनस जो मेरे पास में इसका मास इसका रहने वाला है, यानी कि इसका न्यूक्लियस का जो रहने वाला है, उस न्यूक्लियस के मास को मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, इसके मास ऑफ
हम बात करें इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। तो मास ऑफ एक्स, ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। इसका न्यूक्लियस टूटा है 2 के अंदर में, तो मास ऑफ ये मेरे पास में y हो गया, और इसके अंदर में प्लस ऑफ मास ऑफ बीटा पार्टिकल हो गया, या फिर मैं कहूँ पॉजिट्रॉन, वहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो वही सेम कहानी, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर में इसके एटॉमिक मास जो है वो इसके एटम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए होंगे। तो आप यहाँ पे मेरे साथ में जल्दी से डेफिनेशन बना सकते हैं कि मैं पूरे एटम के अंदर से, ये मेरे पास में पूरा एटम है, ये इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इस पूरे एटम का मास mx है, जिसके अंदर से अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास यहां से रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास में किसका मास बन जाएगा, मेरे पास में न्यूक्लियस का मास बन जाएगा। तो मैं इसके न्यूक्लियस की फॉर्म, जो एटम का मास है उसकी फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यहां पर आप इसके साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं mx, यानी कि कैपिटल M मैंने यूज किया है। कैपिटल M का मतलब है किसके पूरे एटम का, यानी कि x का जो पूरा एटम था उसका माइनस में उसके इलेक्ट्रॉन करने। तो इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास में न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ उसके पास में प्रोटॉन है उतने उसके पास में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ZME के नाम से। ये मेरे पास में हो गया, बहुत अच्छी बात। अब माइनस में क्या करना है मेरे को, मास ऑफ y करना है। तो मास ऑफ y इसके अंदर में आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, यानी इसके जो एटम रहा होगा, यानी कि मास ऑफ एटम मेरे पास में y रहा होगा, माइनस कितना करना है मेरे को भाई जल्दी बताओ। बिल्कुल, जितना उसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ उसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आपको करना है Z-1 इंटू में ME, जितना मास जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और ये क्योंकि अभी ब्रैकेट में चल रहा है, चलो यहां पर मैं इसके साथ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब बताओ मेरे को कि मुझे और क्या जोड़ना है इसके साथ में। ये इंटरनल ब्रैकेट की बात कर रहा हूं भाई, ये जो अंदर है ना, My यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, M बीटा को मैं यहां पर अभी रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। तो इसको कितना लिखूं मैं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि भाई जितना मेरे पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही मेरे पास में क्या रहेगा, इस पॉजिट्रॉन का चार्ज तो इसका क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया, लेकिन मास तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर लेके चलेगा ना। तो यहाँ पर मास, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि इसका मास जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर में रहेगा। ये शायद मैंने अभी नहीं बताया आप लोगों को। तो मास इलेक्ट्रॉन के बराबर में रहेगा और चार्ज मेरा प्रोटॉन के बराबर में रहता है, किसका, पॉजिट्रॉन का। तो ये मास ऑफ किसका लिखना है मेरे को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, तो आपके पास में जो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आने वाला है, यानी कि आपका जो डेल M आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एटम x, यानी कि पूरा जो एटम था उसके मास के बराबर में रहेगा, माइनस में My, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, My यानी कि मेरे पास में इसका मास, माइनस ये एक इसके अंदर में चेंज आ जाएगा। पिछला जो हमने पढ़ा था वहां पर सेम आ रहा था, mx माइनस में My माइनस में जो हमारे पास में मास ऑफ हीलियम, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल थे उनके बराबर में आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, mx तो वही रहेगा, यानी कि मास ऑफ x एटम, मास ऑफ y एटम वो भी यहां पर सेम रहेगा, लेकिन यहां पर मेरे पास में एक पॉजिट्रॉन आ गया है। इसकी वजह से यहां पर जो इसके मास के अंदर में चेंज आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2me, यानी कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर में मेरे पास में ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये क्या है भाई मेरे पास में, ये जो निकल के आया है ये है कितना मास के अंदर में चेंज आया, यानी कि ये जो 1 kg का इसके अंदर में चेंज आया था ना, वो चेंज मेरे पास में आ गया। अब हमें तो इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, हमें इक्वेशन चेंज करनी है कि भाई E इक्वल टू mc² वाली, यानी कि हमने मास को एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे को ये भी जानकारी है कि अगर मुझे इसकी जो एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है, वो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी या फिर उसकी हीट एनर्जी में जाएगी। तो ये एनर्जी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको मैं डायरेक्टली, अगर डेल M को मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाती है, वो मेरे पास में एनर्जी आ जाती है। या फिर आप इसको आगे से ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो Q, यानी कि उसकी हीट एनर्जी के बराबर भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और M की वैल्यू आप लोगों को जानकारी है, ये रख सकते हैं। तो M यहाँ पर रखेंगे mx माइनस में My माइनस 2me, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है टोटल आप लोग के पास में हीट एनर्जी आने वाली है। अगर आप लोग से क्वेश्चन के अंदर में ये पूछ लिया जाए कि एक बीटा डिके हुआ है और बीटा डिके होने के कारण वहां पर एक पॉजिट्रॉन डेवलप हुआ है और उसका मासेज आप लोग को दे देंगे कि भाई मेरे पास में जो एटम था उसका मास आप लोग को दे देगा या फिर इसका मास दे देगा, और इसके एटम इलेक्ट्रॉन के मास का आपको पता है, तो बताओ कितनी एनर्जी उसके अंदर में रिलीज हुई होगी या फिर कितना मास डिफेक्ट आया होगा। तो मास डिफेक्ट के लिए डायरेक्टली आप ये यूज करेंगे।
और अगर आप लोगों से उसकी एनर्जी रिलीज की बात कर ले या फिर कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है, तो जो उसका मास डिफेक्ट आया, ये यूनिवर्सल है। हमेशा जब भी मास डिफेक्ट निकालोगे, एनर्जी निकालनी है किसी भी एक रेडियो एक्टिव या फिर डीके के अंदर में, तो सबसे पहले उसके मास डिफेक्ट की तरफ काम करो। मास डिफेक्ट आ गया तो बस डायरेक्टली आप लोग को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर वहां पर निकल कर आ जाएगा भाई। चलो भाई, बहुत अच्छी बात इसके अंदर में। अब बात करें कि ये तो चलो आप लोगों ने थ्योरेटिकल बता दिया कि भाई ये चीज इसके अंदर में होती है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया ना, तो वही सेम कहानी यहां पर। इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं भाई जल्दी से ना अभी, क्योंकि आगे मैं इसको रफ करके आगे पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बनने वाला है भाई। चलो देखो भाई, अब कहानी क्या आती है कि जब हमने इसके अंदर में ऑब्जर्व किया, तो प्रैक्टिकली इसके अंदर में ऑब्जर्वेशन होता है कि जैसे हमने अल्फा पार्टिकल्स को डाला था किसके अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो यहां पर भी हम इन पार्टिकल्स को किसके अंदर में डाल के देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे इसको इसको भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डाल के देखते हैं। तो ये भी मेरे पास में एक जो था मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैंने लगाया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। चलो भाई, अब क्या हुआ, यहां पर मैंने इसके अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मैंने बीटा पार्टिकल्स को इसके अंदर में इंसर्ट करवा दिया। अब ये जब इंसर्ट करेंगे तो यहां पर जाहिर सी बात है कि वो चीज होने वाली है, यानी कि उसका एक रेडियस कैलकुलेट होगा, यानी ये क्या करेगा, ऐसे यहां पर पहुंच गया भाई। कौन कितने पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल्स थे, और यहां पर मेरे पास में मान लो 40 पार्टिकल्स यहां पर पहुंच गए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, ये तो बीटा पार्टिकल आ गए मेरे पास में इस फॉर्म के अंदर में यहां पर। लेकिन हुआ क्या, ये यहां पर रुके नहीं। अब जो 60 बच गए ना, उनके साथ में क्या होगा, क्या यहां पर आकर सारे एक साथ में मिल जाएंगे। फिर देखा गया कि कुछ पार्टिकल यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ यहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ यहां पर पहुंच रहे हैं, और कुछ ऐसे पहुंच रहे हैं। यानी कि हर पोजीशन के ऊपर में उन्होंने देखा कि कोई ना कोई एक फ्लोरेंस टाइप में यहां पर आ रहा है, यानी कि एक ना कुछ एक फॉर्म ऑफ लाइट यहां पर आ रही है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, आगे से उन्होंने कहा कि भाई ये जो पार्टिकल मेरे पास में आ रहे हैं, तो इनको एक नया नाम दे देते हैं, जिसको बोला गया न्यूट्रिनो। क्या नाम बोला गया भाई, यहां पर बोला गया उनको न्यूट्रिनो के नाम से बोला गया कि ये मेरे पास में क्या हुआ, इस पूरे सब्सटेंस को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो पूरी एनर्जी हमने बोली थी कि यहां पर मेरे पास में एक्स जेड और ये मेरे पास में ए था, यहां पर इसको हमने डिसइंटीग्रेट किया, तो ये मेरे पास में बन गया था जेड माइनस ए। क्यों, क्योंकि यहां पर इसने अपना एक पॉजिट्रॉन बना दिया था, यानी कि ई पॉजिटिव उसने चार्ज छोड़ दिया था, जिसका मास हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और चार्ज हमारे पास में जो उसके प्रोटॉन के बराबर में रहेगा। तो ये मेरे पास में ए बन रहा था ऐसे। जब ये इसको प्रैक्टिकली इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, तो यहां पर पाया गया कि ये कुछ ना कुछ पार्टिकल 40 तो यहां पर आ गए, तो चलो भाई हमने मान लिया कि पॉजिट्रॉन इस यहां पर पहुंच गए। जब बीटा डीके हुआ तो यहां पर इसके अंदर में ये पॉजिट्रॉन यहां पर पहुंच गए। लेकिन जब ये पोजीशन इसकी कैलकुलेट करी गई, तो यहां पर कुछ पार्टिकल इस पोजीशन पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पर यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो इनको बोला गया, एक नया नाम दे दिया गया। जब अल्फा था तो अल्फा में एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे थे, वहीं से सारी 60 जो बच गए थे, सारे वहीं के वहीं हमारे पास में लाइट दे रहे थे। लेकिन इस केस के अंदर में ऐसा नहीं हुआ, हर पॉइंट के इसके अंदर में यहां पर आया और इसको एक नाम दे दिया गया, जिसको हम जानते हैं न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। क्या नाम है भाई इनका, न्यूट्रिनो। जो हमारे पास में न्यूट्रॉन है ना, उसका छोटा भाई यही है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये हमारे पास में इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब अगला जब हम पढ़ेंगे बीटा नेगेटिव, तो इसी का एक अपोजिट आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो वहां पर डेवलप हो जाएगा उसके अंदर में। चलो भाई, ये कहानी यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी आई होप। तो ये हमारे पास में जो फाइनल डिके, जब प्रैक्टिकली ये आया तो ये मेरे पास में आया, और जब हमने इसको थ्योरेटिकली पढ़ना चाहता तो थ्योरेटिकली कहाँ तक आता है मेरे पास में, ये इसको थ्योरेटिकली जो हमने पढ़ी थी वो कहानी यहाँ तक थी। तो ये मेरे पास में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई जेड माइनस ए प्लस में ई पॉजिटिव। तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई अगर प्रैक्टिकली हमने उसको ऑब्जर्व किया है तो हमें क्या मिलता है, तो वहां पर हमें न्यूट्रिनो मिलता है। और जब हमने उसको थ्योरेटिकली पढ़ना चाहे उसके मास डिफेक्ट्स को लेकर, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था न्यूट्रिनो का, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा वो आपके ये हमारे पास में प्रैक्टिकली था इसका, सॉरी ये मेरे पास में थ्योरेटिकली था। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर में ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग को ये फॉर्मूला ही उसका याद करना है। और ये पूछ लिया जाए कि भाई न्यूट्रिनो कहां से आता है, तो न्यूट्रिनो हमें पता लगता है कि जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डाल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हमने कुछ देखा कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं और कुछ पॉइंट उससे पीछे मिलते जा रहे हैं। तो वो जो मेरे पास में डेवलप होते हैं, उसको एक जो एटम है उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारे पास में एनर्जी है, एक पूरा सिस्टम जो हमारे पास में डेवलप हो गया, उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को यहाँ पर डिसइंटीग्रेट करवा लेते हैं, और इन्हीं को हम नाम जानते हैं न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं।
चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखो जो कहानी आती है बीटा माइनस डीके को लेकर, मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा। तो बीटा माइनस डीके बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, सेम कहानियां इसके अंदर में भी चलने वाली हैं। तो आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि बीटा माइनस से क्या मतलब निकल के आने वाला है मेरे पास में। तो बीटा माइनस यानी कि मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, ये मेरे पास में, इसको मान लो कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी कि प्रोटॉन है, और ये मेरे पास में इसके न्यूट्रॉन है। जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास में यहाँ पर रहने वाले हैं, इनको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका न्यूट्रॉन रहेगा यानी कि ये मेरे पास में न्यूट्रॉन रहा, ये क्या करेगा अब अपने अंदर से, ये अपने आप में न्यूट्रल है, न्यूट्रल है यानी कि उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसा तो हो सकता है कि एक प्लस रहा होगा एक माइनस रहा होगा, जिन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। एक प्लस था और एक मेरे पास में नेगेटिव था, दोनों ने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके कारण में इसका नेट चार्ज क्या हो गया, मेरे पास में 0 बन के आ गया। क्यों ना हम इसके साथ में ऐसा करवा दें कि इसके साथ से एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल दें। जब इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बनने वाला है भाई, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन मैंने इसका बाहर निकाल दिया, यानी कि उसका एक नेगेटिव चार्ज मैंने बाहर निकाल दिया। ये नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया उसका, क्या अब ये अपने आप में एक न्यूट्रल रहने वाला है? नहीं रहेगा। यानी कि अब इसके पास में क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे पास में आपको सबको तरीका जानकारी है कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर में होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर में चार्ज रहता है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं P प्लस में इलेक्ट्रॉन, कहां से आया ये, उसने डिके कर दिया अपना, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, बीटा माइनस डिके। और बीटा प्लस डिके क्यों हुआ था, क्योंकि जो एक प्रोटॉन था उस प्रोटॉन ने क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर उसने चार्ज अपना इतना रिलीज कर दिया। अब देखो कहानी यहां पर इसने अपना चार्ज छोड़ दिया, यानी कि ये चार्ज छोड़ दिया, तो यहां पर डेवलप कितना हो गया, पहले कितने थे मेरे पास में 7 थे, और अब कितने हैं मेरे पास में, जब ये यहां से रिमूव हो गया, मेरे पास में जो ये होल था जिसको मैंने न्यूट्रॉन बोला था, ये रिमूव हो गया, तो ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर छोड़ देगा, यानी कि प्रोटॉन। अब कितने बच गए इसके पास में, अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अभी भी मेरे पास में इसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास में 7 रहने वाले हैं। तो पहले भी उतने थे और अब भी उतने हैं इसके पास में। तो इसके जो अंदर इंटर जो इसके एटॉमिक मास नंबर है उसके ऊपर में कोई भी इसका डिफेक्ट नहीं होने वाला है, यानी कि जो भी होगा उसके इलेक्ट्रॉन नंबर्स के ऊपर में होगा, जो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर में रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में भी मास डिफेक्ट आने वाला है भाई। तो मैं आप लोगों को सीधा आप लोगों को प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि कैसे मास डिफेक्ट इसके अंदर में निकालते हैं। तो मास डिफेक्ट इसका डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो मास डिफेक्ट, अगर मैं ये बोल दूं कि ये मेरे पास में x है और ये मेरे पास में अगर इसका एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक नंबर z है, और ये मेरे पास में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूं मैं, और जो इसके अंदर में y बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू z-1, और ये मेरे पास में a यहाँ पर रिप्रेजेंट इसके साथ में हम कर देंगे। ठीक है, ये सॉरी इसके अंदर में मेरे पास में एटॉमिक नंबर ये रहने वाला है, क्योंकि इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक क्या हुआ उसके साथ में अलग से आ गया, तो इसका जो प्रोटॉन एक अलग आ गया, तो प्रोटॉन इसके अंदर में एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर z+1 होने वाला है इसके साथ में, इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बाहर रिलीज हो जाएगा। जब ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो डेल m बनने वाला है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरे पास में बनेगा mx, यानी कि इसका मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y। जो मेरे पास में y एटम है इसका मास यहाँ पर यूज नहीं होगा, सारे कैलकुलेट करने के बाद में सारी क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाएंगे इसके अंदर में। तो ये जो खाली टर्म बचेगी मेरे पास में मास ऑफ x, यानी कि इसका एटम, ये एटॉमिक जो इनके एटम है उनके मासेस के ऊपर में लिखा है मैंने, कैपिटल में लिखे हुए हैं सारे, ठीक है ना, वो सारी चीजें हमने देखी, z+1 इन सबको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर में देखा था। तो ये मेरे पास में आ गया इसका मास डिफेक्ट। लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना कि भाई ये जब डिसइंटीग्रेट हुआ होगा इतने के अंदर में, तो वो इसका 100 kg मास था, ये मेरे पास में 99 kg मेरे पास में आ गया, तो ये 1 kg था वो गया कहाँ पर, तो ये 1 kg तो आप लोग निकाल लिया सबसे पहले। लेकिन इस 1 kg से जो एनर्जी यहाँ पर डेवलप हुई होगी वो एनर्जी कहाँ से बनेगी, तो आपको जानकारी है इसके बारे में कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि जो आपके पास में मास डिफेक्ट आ गया उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही कहा, ये मेरे पास में हीट डेवलप कर देगी, या फिर आप उसको बोल सकते हो एनर्जी हो जाएगी, यानी कि डेल एम को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में एनर्जी बन के आने वाली है, और इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम एक्स माइनस में एम वाई इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप लोग के पास में इसका पूरा जितना भी एनर्जी रहा होगा किसके अंदर में, बीटा माइनस डिके के अंदर में, वो सारा यहाँ पर आप लोग के पास में डेवलप हो जाएगा भाई।
ठीक है। अब ये भी इसके अंदर में भी पूरी थ्योरेटिकली कंसेप्ट देखे गए, तो थ्योरेटिकली आप लोगों ने पढ़ा तो ये आप लोगों के पास में समझ में आ गया कि भाई हमें तो ये पता चला कि यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया क्योंकि इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है तो हमने बोलते हैं बीटा डीके हो गया भाई इसके अंदर में। जब इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया गया तो यहां पर एक पाया गया कि एक और पार्टिकल इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है जिसको आप जानते हैं एंटी न्यूट्रिनो के नाम से जानेंगे, और यहां पर इसके साथ में ये मैंने न्यूट्रिनो लिख दिया और इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूं, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो अब जो टोटल मेरे पास में प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया गया, सारी जो कैलकुलेशंस करी गई, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में डाल के देखा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के बाद में ये मेरे पास में निकल के आया कि यहाँ पर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्लस में कुछ हमारे पास में एंटी न्यूट्रिनो भी यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये, ताकि हमारा जो एटम है उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, जो हमारे पास में सिस्टम है वो मोर स्टेबल हो जाए, उसीलिए ये एंटी न्यूट्रिनो अपने आप यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं सिस्टम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो भाई ये टोटल आप लोगों के पास में क्या था, ये हमारे पास में जो अल्फा डीके था, बीटा डीके था, बीटा प्लस डीके था, बीटा माइनस डीके था, गामा था। गामा आप लोगों को समझ में आ गया कि गामा कहीं से रिलीज नहीं होता है, जब हमारे पास में अल्फा का डीके होता है तो वहीं पर वो अपने आप जनरेट हो जाता है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये आप लोगों को इसके अंदर में ध्यान रखने वाला। एक छोटा सा टॉपिक और मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ, के कैप्चर करके यहाँ पर आप लोगों के पास में आता है। तो के कैप्चर कुछ नहीं, छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें एक जानकारी है कि हमारे पास में ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से ना, हाँ ठीक है। तो के कैप्चर के अंदर में क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको जानकारी है कि सारे सेल्स के अंदर में मूव कर रहे होते हैं। तो सेल्स के अंदर में मूव कर रहे होते हैं तो सबसे पहली सेल कौन सी आती है, के सेल आती है, फिर एल सेल आती है, एम एन, इस तरह से हमारे पास में आगे की साइड में जो सेल्स हैं वो मूव करती रहती हैं। तो देखो अब हुआ क्या कि ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास में इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या रहेंगे पॉजिटिव चार्ज और उसके न्यूट्रॉन्स यहाँ पर रहे होंगे, यानी कि प्रोटॉन और मेरे पास में न्यूट्रॉन इसके अंदर में रहे होंगे। और यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये कौन सी सेल होगी, ये मेरे पास में के सेल रहने वाली है, ये एल सेल रहने वाली है, और आगे हमारे पास में एम सेल, एन सेल, इस तरह से चलती चली जाएंगे। देखिए के कैप्चर एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, सिर्फ थ्योरेटिकली आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हुआ क्या कि ये इसका जो न्यूक्लियस था ना, इसका जो न्यूक्लियस था वो अनस्टेबल हो गया। थ्योरेटिकली चीजें हैं ये सारी की सारी, जो हमारे पास में हाइड्रोजन के ऊपर में सारी चीजें देखी गई हैं, हाइड्रोजन के एटम को लेकर ही सारा एक डिस्कशन रखा गया, उसके बेस मानकर यहाँ पर सारी चीजें बात करी गई। तो उन्होंने कहा कि यार जो के कैप्चर होगा ना, तो के कैप्चर का मतलब है कि जो मेरे पास में के सेल है, अगर इसका न्यूक्लियस अपने आप में ऐसा फील कर रहा है कि मैं अपने आप में अनस्टेबल हूं, ये न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल होता है तो ये क्या करता है, यहां पर के सेल है, यहां के सेल से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है ना। तो ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन को अपने इस तरफ में कैप्चर करना, किस सेल से, के सेल से, क्या कहलाता है मेरे पास में, के कैप्चर के नाम से यहां पर इसको जानते हैं। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि के कैप्चर का क्या मतलब है, स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करने के लिए किसको, न्यूक्लियस को, के सेल से अपना इलेक्ट्रॉन कहां पर करना होता है, इस तरफ में अपने न्यूक्लियस की तरफ में उसको अट्रैक्ट कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो ये पूरी कहानी थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे कैसे हमें हमारे पास में न्यूट्रिनो होते हैं, क्या एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, और क्या के कैप्चर होता है, सारी चीज़ें कैसे एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास में क्लास होगी उसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे हमारी स्टेबिलिटी कर्व को लेकर, रेडियो एक्टिविटी को लेकर, फिर हमारे पास में जो पार्टिकल की एवरेज लाइफ होती है उसको लेकर बात करेंगे, हाफ लाइफ को लेकर बात करेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर में एटॉमिक कोलिजन यानी कि रिकॉइल स्पीड के बारे में हम बात करेंगे, और एक्सरे जो हमारे पास में ऑलरेडी चल रहा है उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी पूरी आप लोगों की आज के लेक्चर की। नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो चीज़ें अभी आप लोगों को बताई गई हैं वो सारी उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों के मॉक टेस्ट हैं वो भाई शुरू हो चुके हैं, आप चाहो तो इस ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, 9416878402 इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं क्या प्रोसीजर है। और टेलीग्राम जो है जिसके अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जो हमारे पास में 11th का मैथ्स है वो भी आपका ऑलरेडी पैरेलली हमारे पास में चल रहा है, और जो हमारे पास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो 98% आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, कुछ 2-4% रह रहा है, वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलो भाई, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में, जिसके अंदर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में आपको लोगों के साथ में मैं मिलूंगा वहाँ पर। चलो भाई, थैंक यू सो मच।